अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, हमारी जो क्लास चल रही थी वो थी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, और जिसमें हम लास्ट क्लास में फोकस कर रहे थे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यानी चेक। उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ चेक, डेफिनेशन ऑफ चेक। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोमोसी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमोसी नोट भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो बुनियादी तौर पे क्या क्या है। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे मनी। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो किसी रकम की अदायगी के लिए दिया जाता है। ऐसे ऑर्डर को हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जबकि प्रोमोसी नोट, इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ऑफ प्रॉमिस टू पे मनी। प्रोमोसी नोट बुनियादी तौर पे एक अनकंडीशनल प्रॉमिस यानी वादा होता है जो किसी फ्यूचर में रकम की अदायगी के लिए एक शख्स दूसरे शख्स से करता है। सेकेंड डिफरेंस है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज में, देयर आर मेनली थ्री पार्टीज, ड्राइवर, ड्राइवी एंड पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बुनियादी तौर पे पार्टीज होती हैं वो तीन होती हैं, जिनमें एक होता है ड्राइवर, एक होता है ड्राइवी और एक होता है पेई। जबकि प्रोमोसी नोट के अंदर देयर आर मेनली टू पार्टीज, मेकर एंड पेई। प्रोमोसी नोट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक मेकर जो उस प्रॉमिस को बना करने वाला होता है, और एक पेई जो कि रकम का अदायगी है, जिसको रकम की अदायगी की जाती है। सेकेंड थर्ड डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज में, इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है क्रेडिटर्स की तरफ से, जिसको डेबिटर एक्सेप्ट करता है। जबकि प्रोमोसी नोट के अंदर इट इज मेड बाय डेबिटर। इसके अंदर जो बनाने वाला होता है यानी वादा लेने वाला होता है वो होता है डेबिटर। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज उस वक्त तक लीगली एक्सेप्ट या लीगली आइडेंटिफिकेशन नहीं रखता जब तक उसको एक्सेप्ट ना कर लिया जाए। जबकि प्रोमोसी नोट में इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, यहाँ पे किसी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस डिफरेंस को हम मज़ीद अगर एलुस्ट्रेट करना चाहें, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने वाला क्रेडिटर होता है तो यहाँ पे डेबिटर की एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है। जबकि प्रोमोसी नोट को बनाने वाला ही डेबिटर होता है तो यहाँ पे किसी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। एक और डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज में, पे बिल टू द मेकर हिमसेल्फ। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है पेबल हो सकता है, मेकर खुद उसको रिसीव कर सकता है। जबकि प्रोमोसी नोट में इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द मेकर, यहाँ पर जो है पेबल कभी भी मेकर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द ड्राइवी ऑफ द बिल कैन अटैच कंडीशन वाइल एक्सेप्टिंग बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो ड्राइवी है पार्टीज ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज की, वो एट अ टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ कोई कंडीशन अटैच कर सकता है। जबकि प्रोमोसी नोट की अगर हम बात करें, द मेकर ऑफ प्रोमोसी नोट कैन नॉट अटैच एनी कंडीशन इट। यानी प्रोमोसी नोट को बनाने वाला यानी वादा नामा तैयार करने वाला कभी भी इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं कर सकता। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लायबिलिटी ऑफ द मेकर इज ओनली सेकेंडरी। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो लायबिलिटी है वो मेकर की जो है वो सेकेंडरी होती है, क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी उसको एक्सेप्ट करने वाले की होती है। जबकि प्रोमोसी नोट में लायबिलिटी ऑफ द मेकर इज प्राइमरी। यहाँ पर जो मेकर है, जो डेबिटर होता है, उसकी ही लायबिलिटी टू पे मनी यानी जो वादा वो कर रहा है पैसों के लिए, उसकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है, उसी को उस रकम की अदायगी करनी होती है।
नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज में इट इज़ मेनली यूज फॉर फाइनेंसिंग ट्रेड। बिल ऑफ एक्सचेंज को जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो ट्रेड के अंदर यूज़ किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस के तौर पे। जबकि प्रोमोसी नोट इट इज़ मेनली यूज फॉर राइजिंग लोन्स। ये नॉर्मली जो है लोन्स को हासिल करने के लिए बनाया जाता है। एक और डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज में, द लाइबिलिटी ऑफ द टू और मोर एक्सेप्टर्स इज ओनली ज्वाइंट लाइबिलिटी। यहाँ पर एक से ज़्यादा अगर एक्सेप्ट करने वाले हो बिल ऑफ एक्सचेंज को तो उनकी जो लाइबिलिटी है वो ज्वाइंट होती है, यानी जितने लोग एक्सेप्ट करेंगे वो बिल ऑफ एक्सचेंज के पे करने के रिस्पॉन्सिबल होंगे। जबकि प्रोमोसी नोट के अंदर लाइबिलिटी ऑफ द मेकर इज प्राइमरी। यहाँ पर जो लाइबिलिटी ऑफ द मेकर है वो प्राइमरी होती है। एक और डिफरेंस है, इट इज मेनली यूज फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द टू और मोर मेकर मे बी ज्वाइंट और ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज। प्रोमोसी नोट के अंदर जो लाइबिलिटी है वो अगर एक से ज़्यादा लोग हैं मेकर्स के साथ तो उनकी ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है या कई लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है, नोटिस ऑफ द डिसऑनर इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द मेकर। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए यानी उसकी मेच्योरिटी डेट पर उसकी पेमेंट ना हो तो इसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इस कंडीशन में बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसऑनर होने की कंडीशन में इसका नोटिस जारी करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ऑल पार्टीज को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया। नोटिस ऑफ द डिसऑनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द मेकर। यहाँ पर प्रोमोशनरी नोट के अंदर किसी नोटिस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पर पार्टी ही सिर्फ दो होती हैं तो ऑलरेडी उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो यहाँ पे किसी डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ प्रोमोशनरी नोट की नोटिस की ज़रूरत नहीं होती। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोमोशनरी नोट एंड चेक कि प्रोमोशनरी नोट और चेक के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोमोशनरी नोट एंड चेक, इसमें सबसे पहले है चेक। इट इज अनकंडीशनल ट्रेड टू पे मनी। चेक जो है एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो कि दिया जाता है किसी रकम की अदायगी के लिए, जबकि प्रोमोशनरी नोट इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे मनी। ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस यानी अंडरटेकिंग या फिर इसको हम वादा कहते हैं जो कि फ्यूचर में किसी रकम की अदायगी के लिए किया जाता है। चेक के अंदर सेकंड डिफरेंस है, देयर आर मेनली थ्री पार्टीज, ड्राइवर, ड्राइवी एंड पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह चेक में भी तीन पार्टीज होती हैं जिसमें से एक होता है ड्राइवर, एक होता है ड्राइवी, एक होता है पेई। जबकि प्रोमोसी नोट के अंदर देयर आर मेनली टू पार्टीज, मेकर एंड पेई। एक इसमें बुनियादी तौर पे इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है मेकर और एक होता है पेई। नेक्स्ट, इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। चेक जो है हमेशा बनाया जाता है क्रेडिटर की जानिब से, जबकि प्रोमिसरी नोट को इट इज मेड बाय डेबिटर। ये हमेशा बनाया जाता है डेबिटर यानी कर्जा लेने वाले की जानिब से। नेक्स्ट डिफरेंस है, चेक में इट कैन बी मेड पेबल टू द मेकर हिमसेल्फ, सेल्फ चेक। चेक जो है इसकी पेमेंट किसी दूसरी पार्टी को भी हो सकती है अगर चेक अकाउंट होल्डर ये चेक किसी और को दे दे, ये अकाउंट होल्डर इस चेक की रकम खुद हासिल करना चाहे तो वो पे खुद भी रिसीव कर सकता है जिसे हम सेल्फ कहते हैं। जबकि प्रोमोसरी नोट के अंदर इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द मेकर। ये कभी भी जो मेकर है उसके लिए पेबल नहीं हो सकता क्योंकि मेकर ऑलरेडी डेबिटर होता है। एक और डिफरेंस है चेक के अंदर, इट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय ड्राइवी आई बैंकर। चेक के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है ये रिक्वायर्ड होता है पेड बाय ड्राइवी यानी इसकी पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवी की होती है। जबकि प्रोमोशनरी नोट के अंदर इट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय मेकर। इसके अंदर
जो पेमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेकर की होती है। एक और डिफरेंस चेक में, अ चेक में बी क्रॉस, चेक को क्रॉस किया जा सकता है, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉस चेक किसे कहते हैं और क्रॉस चेक की टाइप्स क्या होती है। अब प्रोमिसरी नोट इज नॉट क्रॉस, प्रोमिसरी नोट को क्रॉस नहीं किया जा सकता, ये हमेशा जो है अनक्रॉस ही रहता है। चेक के अंदर इट डज नॉट रिक्वायर अ स्टैम्प ड्यूटी, चेक के अंदर किसी स्टैम्प ड्यूटी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इट इज़ रिक्वायर स्टैम्प ड्यूटी, प्रोमिसरी नोट के अंदर स्टैम्प ड्यूटी की ज़रूरत होती है, जिसके बगैर इसको लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। चेक इट इज़ अ मीन्स ऑफ पेमेंट, चेक को हम मीन्स ऑफ पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्रेड हो या जनरल कोई सर्कमटेंसेस हो। जबकि प्रोमिसरी नोट को इट इज मीन्स ऑफ बोरोइंग, इसको हम कर्जे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जब कोई पार्टी कर्जा लेना चाहती है तो प्रोमिसरी नोट के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है। चेक के अंदर इट इज ऑलवेज मेड पेबल ऑन डिमांड, चेक जो हमेशा डिमांडेड होता है कि जब भी चेक पेश किया जाए उसकी रकम अदा की जाएगी, जबकि प्रोमिसरी नोट इट इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और आफ्टर अ फिक्स टाइम, ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, ये डिमांड भी हो सकता है या आफ्टर स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड फिक्स टाइम भी हो सकता है। तो ये डिफरेंसेस थे हमारे प्रोमिसरी नोट और चेक के। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्रॉसिंग द चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक मीन्स एक्ट ऑफ ड्राइंग टू पैरेलल transfer line across the face of the check with or without the word of company or not negotiable account payee between the parallel transfer lines that is usually drawn on the left hand corner of the check। क्रॉसिंग चेक का जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस के अंदर हम चेक की लेफ्ट साइड पे अपर पोर्शन के ऊपर दो पैरेलल लाइनें यानी दो सेम डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मली लाइन को ड्रॉ करने के बाद इनको एम्प्टी खाली भी छोड़ दिया जाता है। ये लाइंस के दरमियान वर्ड्स भी लिखे जा सकते हैं, जैसे एंड कंपनी, नॉट नेगोशिएबल, ये अकाउंट पे। तो जब हम ये इस तरह का एक्ट करते हैं चेक के ऊपर तो ये कहलाता है क्रॉसिंग ऑफ द चेक। टाइप्स और काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग की अगर हम बात करें तो ये बुनियादी तौर पे जो है, एक क्रॉसिंग होती है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग हम किसे कहते हैं? जनरल क्रॉसिंग डिफाइंड इन सेक्शन 1 to 3 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 एज the word and the company or the any abbreviation thrown between two parallel lines or। यहाँ पर क्रॉसिंग ऑफ द चेक के अंदर जो हमारा सेक्शन है वो 1982 का 1 to 3 ये डिटरमाइन करता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जब हम किसी भी चेक के ऊपर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें और उसके अंदर कुछ भी ना लिखें तो ये हमारी कहलाती है जनरल क्रॉसिंग। सेकंड हमारी जो क्रॉसिंग है वो कहलाती है लाइंस विद द वर्ड नॉट नेगोशिएबल। अगर हम उस पैरेलल लाइन के दरमियान में नॉट नेगोशिएबल लिख दें तो ये वो चेक होता है जो कि किसी और को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। यानी जनरल क्रॉसिंग चेक किसी एक फर्द दूसरे फर्द को ट्रांसफर एंडोस कर सकता है, जबकि नॉट नेगोशिएबल चेक अगर क्रॉसिंग के दरमियान लिख दिया जाए तो वो किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नंबर 2, स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग मीन्स राइटिंग द नेम ऑफ द सम बैंकर विद और विदाउट टू पैरेलल लाइंस और वर्ड लाइक नॉट नेगोशिएबल एंड अकाउंट पेइंग अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक। स्पेशल क्रॉसिंग उसे कहते हैं कि जब हम क्रॉस लाइन, दो पैरेलल लाइन के दरमियान किसी बैंक का या नॉट नेगोशिएबल या अकाउंट पे ही लिख दें तो ये जो क्रॉस होता है ये चेक की क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग कहलाती है। थर्ड है हमारे पास डबल क्रॉसिंग।
सेक्शन 125 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 जो हमें बताता है कि वेयर अ चेक इज क्रॉस स्पेशली टू द बैंकर टू होम इट इज क्रॉस मे अगेन क्रॉस it especially to another bankers and his agent or collection. In other words, crossing a check especially to the more banker. जब किसी क्रॉसिंग चेक के अंदर जो है बुनियादी तौर पर एक से ज़्यादा बैंक इन्वॉल्व हो जाए और एक बैंक दूसरे बैंक की पेमेंट करने का पाबंद हो जाए तो ऐसी क्रॉसिंग को जो है हम कहते हैं डबल क्रॉसिंग। फिर हमारे पास एक आती है फोर्थ टाइप ऑफ क्रॉसिंग, ये कहलाती है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग डायरेक्ट एंड बैंकर टू पे ओनली द अकाउंट ऑफ द पेई और द पार्टी नेम और हाई और हिज एजेंट। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग उसे कहते हैं जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन शामिल कर दी जाती है, और इसे रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पेही होता है या जिसका नाम लिखा हुआ जाता है या जिसके बिहाफ ऑफ एजेंट पेमेंट करनी होती है, सिर्फ पेमेंट उसी को की जाती है। अब हम बात करेंगे इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट से मुराद ये होती है कि जब किसी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को एक फर्द से दूसरे फर्द को ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये मरहला हमारा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के अंदर कहलाता है इंडोर्समेंट। The term endorsement or endorsement is derived from the Latin term endorsum, which means on the back. ये एक टर्म है endorsement जो कि ड्राइव की गई है, डेवलप हुई लातिनी टर्म से, जिसका मकसद है कि किसी की बैक साइड पे कुछ लिखना या ऐड करना। Endorsement means signing one's name on the back of the negotiable instrument, may be a bill of exchange, promissory note, a check, with view of transferring to another person throughout delivery. इंडोर्समेंट से मुराद है कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड पे साइन करके किसी दूसरे शख्स का नाम लिखना और इसको एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल करना, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे नोट हो या चाहे वो चेक हो। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये कहलाता है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट के अंदर अगर हम बात करें पार्टीज ऑफ द इंडोर्समेंट, endorsement transfer the person who endorsed the instrument, that is the person who signed his name on the back of the instrument for the purpose of transferring the property or value to another. इंडोसर या ट्रांसफरी वो पर्सन होता है जो इंस्ट्रूमेंट को अपने साइन करके उस इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड पे किसी भी मकसद के लिए दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र करता है। तो जो ट्रांसफ़र करने वाला शख्स यानी जो होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो ऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे शख्स को हम ट्रांसफर या इंडोसर कहते हैं। इंडोसी ट्रांसफरी द पर्सन टू होम द इंस्ट्रूमेंट The person to whom the instrument is endorsed is called endorsee. दूसरी पार्टी वो होती है जिसके नाम पर ये एंडोर्समेंट की जा रही है, जिसको मुंतकिल किया जा रहा है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, उस पार्टी को हम कहते हैं एंडोर्सी या ट्रांसफरी। फीचर ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट, अगर हम फीचर्स की बात करें वैलिड एंडोर्समेंट की, इट शुड बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट। बुनियादी तौर पे जो इंडोर्समेंट होती है ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की होगी, वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। इट शुड बी मेड बाय द होल्डर। हमेशा इंडोर्समेंट करने की अथॉरिटी या इख्तियार जो होता है वो होता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होल्डर, यानी जो उसकी ऑनरशिप रखता हो, जो मिल्कियत जिसके कस्टडी में हो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। इंडोसर शुड साइन, इंडोसर को जो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन लाजमी करने चाहिए, वरना इसको लीगली जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिग्नेचर शुड बी इन इंक
not by the pencil or rubber stamp. क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो सिग्नेचर करता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का होल्डर, वो साइन जो है परमानेंट फॉर्म में होने चाहिए, यानी वो विद द इंक होने चाहिए, किसी पेंसिल या किसी रबर स्टैम्प की फॉर्म में नहीं होने चाहिए. एंड literate person should endorse by the illiterate person should endorse by the putting his left hand thumb impression. वो तमाम लोग जो सिग्नेचर नहीं कर सकते, इलिटरेट होते हैं, वो एंडोर्समेंट को कर सकते हैं अपने लेफ्ट थंब को पुट करके क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर. एंड एंडोर्समेंट नीड नॉट बी डेटेड. एक इंडोर्समेंट के लिए डेट की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो ऑलरेडी डेट है वही उसकी वैलिड डेट रहती है. नेम ऑफ द मैरिड वुमन शुड बी अकम्प्लिश्ड बाय द नेम ऑफ हर हस्बैंड. अगर किसी ऐसी वुमेन के नाम पे किया जा रहा है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट मुंतकिल, तो वो अगर मैरिड है तो उसके नाम के साथ उसके हस्बैंड का नाम होना ज़रूरी है. Who can endorse an instrument? The payee of the instrument, first endorser, ये वो पार्टी होती है जो इंडोर्समेंट को एग्जीक्यूट कर सकती है. द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है वो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी इंडोर्समेंट का प्रोसेस कर सकता है. द एंडोसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इंडोसी जिसके नाम पे इंडोर्समेंट की ऑलरेडी जा चुकी है वो इसको फर्दर इंडोर्समेंट करके किसी और के ट्रांसफर कर सकता है. द ड्राइवर और द मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, जो भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो चेक हो, इसका जो ड्राइवर है वो इख्तियार रखता है कि उसको इंडोर्स कर सकता है. ऑल ऑफ द सेवरल ज्वाइंट पेई, ड्राइवर, मेकर और इंडोसर एट द इंस्ट्रूमेंट, जितने भी ज्वाइंट, अगर कई लोग पार्टी शामिल हो जाए, चाहे वो पेयी हो, ड्राइवर हो, मेकर हो, विंडोज, वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स कर सकता है. काइंड ऑफ इंडोर्समेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहली है ब्लैंक और जर्नल इंडोर्समेंट. ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट हम किसे कहते हैं? इट इज वन वेयर द इंडोसर साइन ओनली हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द इंडोर्समेंट. जनरल इंडोर्समेंट हम उस इंडोर्समेंट को कहते हैं जिसमें इंडोर्समेंट करने वाला शख्स उस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड के ऊपर खाली नाम लिखकर अपना साइन करता है. नॉट फर्दर इंडोर्समेंट इज नेसेसरी फॉर ब्लैंक इंडोर्समेंट. ब्लैंक इंडोर्समेंट या जनरल इंडोर्समेंट जो होती है इसके ऊपर फर्दर इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं होती. फुल और स्पेशल इंडोर्समेंट, if the endorser add the direction above his signature so as to make the instrument payable to the specified person or to his order. अगर इंडोर्समेंट करने वाला जिस शख्स के नाम पे इंडोर्समेंट की जा रही है उसका नाम लिखकर और उस पर साइन कर दे, तो ऐसी इंडोर्समेंट को हम कहते हैं फुल और स्पेशल इंडोर्समेंट. If an endorsee signed not only his name but also the name of the endorsee on the back of the instrument, pay, a और order. अगर इंडोर्समेंट करने वाला अपने नाम के साथ साथ जिसके नाम पे इंडोर्समेंट की जा रही है उसका नाम भी लिख दे कि जिसको इंडोर्स किया जा रहा है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, और फिर साइन कर दे, तो ऐसी इंडोर्समेंट को हम कहते हैं स्पेशल इंडोर्समेंट. Partial endorsement, instrument to transfer only a part of the instrument payable under the instrument or which purport to transfer the instrument to or more endorsee. पार्शियल इंडोर्समेंट हम उस इंडोर्समेंट को कहते हैं कि बिल फर्स्ट एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट सच एज बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि
30,000 का है। अब अगर इंडोर्समेंट करने वाला किसी दूसरे शख्स को उस पूरे अमाउंट को ट्रांसफर इंडोर्स नहीं करना चाहता, मुंतकिल नहीं करना चाहता, पेमेंट नहीं करना चाहता, और वो उसमें से सिर्फ 10,000 उसको देना चाहता है, तो वो उस पे वो अमाउंट और अपना नाम और साइन करके ये इंडोर्समेंट एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी अब जिसके नाम पे इंडोर्समेंट की गई है वो उस पूरे फुल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की ऑनरशिप नहीं रखता, बल्कि वो पार्शियल ऑनरशिप रखता है। ऐसी इंडोर्समेंट को हम कहते हैं पार्शियल इंडोर्समेंट। एग्जाम्पल के तौर पे पे बी और ऑर्डर 2000 एंड को और द ऑर्डर 2000, यानी हमने अमाउंट भी लिख दिया जिसके नाम पे इंडोर्समेंट की जा रही है, उसका नाम भी लिख दिया और साइन कर दिए। अब ये जो 2000 है, ये जिस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट पे लिखे गए हैं वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट 5000 का हो सकता है। तो इसका मकसद है कि होल अमाउंट की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, द इंडोर्समेंट विच प्रोहिबिट फर्दर negotiation transferability of the instrument. The endorser gets the right to receive the payment. He cannot further negotiate the instrument. रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट उसे कहते हैं जिसमें इंडोर्समेंट करने वाला ये पाबंदी आयद कर दे कि जिसके नाम पे इंडोर्समेंट की जा रही है वो इस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को फर्दर इंडोर्समेंट करके किसी और को मुंतकिल नहीं कर सकता। तो ऐसी इंडोर्समेंट को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। यानी यहाँ पे पाबंदी हो गई कि वो जो जिसके नाम पे इंडोर्समेंट की गई है वो इस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट तो रिसीव कर सकता है, लेकिन इसको किसी और शख्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये कहलाती है रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल इंडोर्समेंट। कंडीशनल इंडोर्समेंट की अगर हम बात करें, इट इज one whereby the endorser exclude or limit his liability to the endorser। एक ऐसी एंडोर्समेंट जिसके अंदर जो लाइबिलिटी है वन वेयर बाय द एंडोर्सर एक्सक्लूड कर दे और लिमिट्स कर दे हिज लाइबिलिटी, यानी फ्यूचर में क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की डिसऑनर होने की सूरत में अपने आप को बरी जिम्मा कर ले, तो ये इंडोर्समेंट कहलाती है कंडीशनल इंडोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल, पे ए और ऑर्डर ऑन द अराइवल ऑफ द शिप टू गोवा, यानी मिस्टर ए को रकम की अदायगी कर दी जाए जब शिप जो है अपने मुकर्ररा मुकाम पर पहुंच जाए। सेंस सिक्योर्ड इंडोर्समेंट, ये वो इंडोर्समेंट होती है जिसके अंदर इंडोर्सी डज नॉट इंकर एनी लाइबिलिटी टू इंडोर्सी, जिसके अंदर जो है इंडोसी जो है कोई लाइबिलिटी जो है इंडोसर डज नॉट इंकर, जिसमें कोई वो लाइबिलिटी जो है इंकर नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पे टू जी सेंस रिकॉर्ड्स, यानी मिस्टर जी को पेमेंट कर दी जाए सेंस रिकॉर्ड, यानी इसमें जिनको पेमेंट की जा रही है वो उस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के डिसऑनर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते। Facultative endorsement, endorser give up some rights against the instrument। ये वो इंडोर्समेंट होती है जिसके अंदर इंडोर्समेंट जो है कुछ राइट्स रखता है अगेंस्ट इंस्ट्रूमेंट के, जैसे कि पे टू ए नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव, यानी अगर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो उसका नोटिस जारी करना मिस्टर ए को जरूरी है। Self-service endorsement, when the endorser does not want the endorsee of any subsequent holder to incur any expenses। ये वो endorsement होती है कि जिसमें endorser जो है चाहता है कि endorsee के ऊपर कोई भी इस प्रोसेस में आने वाले एक्सपेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डाली जाए। तो यहाँ पर आकर ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया, जो हमारा सेक्शन था क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट।
तो आज अगर हमारा ये कंप्लीट सेक्शन हो गया है, तो अगर हम रिव्यू करें कि इस पूरे सेक्शन के अंदर जो हमारी ऑलमोस्ट 3 और 4 क्लासेस हुई थी, उसके अंदर जो हमने फोकस किया वो क्या क्या था। हमने अपने इस फर्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट किया था। हमने यहाँ से अपनी क्लास को स्टार्ट किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, उसका एक ब्रीफ हमने इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स को हाईलाइट किया था कि वो क्या क्या वैलिड पॉइंट्स होते हैं जो शामिल होते हैं किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। फिर हमने देखा था मीनिंग एंड डेफिनेशन, कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के मीनिंग क्या है और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशंस क्या है। इसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशन को फोकस किया था और मुख्तलिफ मीनिंग को फोकस किया था। उसके बाद हमने देखा था असेंशियल एलिमेंट्स फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हमने इसमें 7 पॉइंट फोकस किए थे कि वो क्या असेंशियल एलिमेंट है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिनका शामिल होना ज़रूरी है। फिर हमने देखा था प्रिजम्पशंस अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 118 119, वो क्या प्रिजम्पशंस हैं जो कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के लिए ज़रूरी है। फिर हमने इसके अंदर देखा था टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कितने बुनियादी तौर पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते कितने टाइप के हैं। इसके अंदर हमने देखा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बुनियादी तौर पे 2 ग्रुप्स हैं, एक नेगोशिएबल बाय स्टेटमेंट और एक नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूजेज। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने डिफरेंट टाइप नेगोशिएबल बाय कस्टमर और यूजर्स, हुंडीज, शेयर वारंट्स, डिविडेंड वारंट्स, बैंकर ड्राफ्ट। फिर हमने देखा था नेगोशिएबल बाय स्टेटमेंट प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट किसे कहते हैं। फिर हमने देखा था इसके अंदर पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट, वो कौन कौन सी पार्टीज हैं जो प्रोमिसरी नोट में शामिल होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था इंस्पेक्शन ऑफ चेक, एक प्रोमिसरी नोट का जो है स्केच कैसा होता है। फिर हमने इसके बाद फोकस किया था इसके अंदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रो नोट, कि प्रो नोट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। फिर हमने इसके अंदर एक केस को एनालाइज किया था कि प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड था, जिसके सब क्वेश्चन और आंसर हमने फोकस किए थे। फिर सेकंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हमने फोकस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज, कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का स्केच देखा था कि ये किस तरीके से बनता है और इसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है। फिर हमने देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो 3 पार्टीज हैं, पेई, ड्राइव, ड्राइवर, इनकी क्या हैसियत और क्या रिकग्निशन होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। फिर हमने फोकस किया था पार्टीज को डिटेल में कि इन पार्टीज की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट हमने देखा था बिल ऑफ एक्सचेंज में एसेंशियल फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वो क्या एसेंशियल फीचर्स हैं जो कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जिनका होना जरूरी है। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, के बिल ऑफ एक्सचेंज होते कितने टाइप के, तो उसके 3 ग्रुप थे, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द अदर क्लासिफिकेशन। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज, टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज, अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज, अदर क्लासिफिकेशन, इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर हमने देखा था चेक का स्केच, कि चेक किस तरह का होता है। फिर चेक की हमने डेफिनेशन देखी थी कि डेफिनेशन ऑफ चेक क्या है। फिर हमने देखा था पार्टीज ऑफ अ चेक, चेक के अंदर पार्टीज कितनी होती हैं। फिर उसके बाद हमने फोकस किया था फीचर्स ऑफ चेक, चेक के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ चेक्स, टाइप्स ऑफ चेक कितनी तरह के चेक्स होते हैं। फिर हमने इसके अंदर देखा था बैरियर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, अनक्रॉस ओपन चेक, एंटी डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, स्टील चेक।
फिर हमने इसके अंदर डिफरेंस देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमोसरी नोट के दरमियान क्या क्या वैलिड डिफरेंसेस होते हैं। फिर हमने देखा था कि एक डिफरेंस बिटवीन प्रोमोसरी नोट और चेक, इनके दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर हमने देखा था क्रॉसिंग ऑफ चेक, चेक की क्रॉसिंग क्या होती है और किसे कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। फिर हमने इसमें आज की क्लास में फोकस किया था टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग। क्रॉसिंग होती कितनी तरह की है, इसमें फर्स्ट थी जनरल क्रॉसिंग, सेकंड थी स्पेशल क्रॉसिंग, थर्ड थी डबल क्रॉसिंग, फोर्थ थी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, फिफ्थ थी इंडोसमेंट। इंडोसमेंट हम किसे कहते हैं, जब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को एक फर्द से दूसरे फर्द को मुंतकिल किए जाते हैं, इंडोसमेंट कहलाती है। फिर हमने देखा पार्टीज ऑफ इंडोसमेंट, इंडोसमेंट में पार्टीज कितनी शामिल होती है, ट्रांसफर और ट्रांसफरी। फिर हमने फीचर ऑफ वैलिड इंडोसमेंट देखे थे, वो कौन कौन से फीचर हैं जो एक वैलिड इंडोसमेंट के अंदर शामिल होते हैं या जिनका होना चाहिए। नेक्स्ट हमने फोकस किया था हु कैन इंडोर्स एन इंस्ट्रूमेंट, कौन इख्तियार रखता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्समेंट करने का। नेक्स्ट हमने देखा था काइंड ऑफ इंडोर्समेंट, जिसमें हमने देखा था ब्लैंक एंड जनरल इंडोर्समेंट, सेकंड फुल एंड स्पेशल इंडोर्समेंट, थर्ड पार्शियल इंडोर्समेंट, फोर्थ रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, फिफ्थ कंडीशनल इंडोर्समेंट, नेक्स्ट सेंस रिस्क्योर्ड इंडोर्समेंट, फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट, सेंस पेरेज इंडोर्समेंट। और यहाँ पर आके हमारा जो है ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का जो पूरा सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने नए सेक्शन के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।